आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू से रिलेटेड और पहला टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा वो है मेरे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ने जा रहे हो आगे, थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया ही होगा कि आपकी बॉडी अगर मूव करे इस तरीके से, यानी हॉरिजॉन्टली भी मूव करे और वर्टिकली भी मूव करे, तो इस तरह की मोशन को बेटा बोलते हो प्रोजेक्टाइल मोशन, जो आप बड़े अच्छे तरीके से पढ़ कर आए हो कि आपकी बॉडी यानी आगे की तरफ भी गई जिसको आप बोलते हो हॉरिजॉन्टली, आपकी बॉल ऊपर की तरफ गई जिसको आप बोलते हो वर्टिकली। आपकी जब बॉल मूव कर रही है, बॉल एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, तो इस वक्त जो इसके पास फोर्स होती है, तो याद रखो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सर्कुलर मोशन में होती है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सर्कुलर मोशन में होती है, जबकि रीस्टोरिंग फोर्स, वो फोर्स जो उसको वापसी लेकर आए, वो होती है स्प्रिंग के अंदर। स्प्रिंग में होता है ना, स्प्रिंग को आप खींचते हो वो वापसी अपनी जगह पे चले जाता है, तो ये कहलाता है रीस्टोरिंग फोर्स। जबकि आपकी जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, यानी इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है, कोई और फोर्स नहीं, बल्कि वो फोर्स जो इस पे एक्ट कर रही होती है वो कहलाती है मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। बॉल इरेज हो गई मुझसे। ओके, तो करेक्ट जवाब बेटा एमसीक्यू नंबर 1 का जो मुझे नजर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन पे जो फोर्स लग रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 2 पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 में उसने क्या कहा आपसे? एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे कहा, व्हेन मोशन ऑन अ कर्व पाथ, व्हेन वन कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड द अदर इज वेरिएबल। याद है आपने पढ़ा होगा सर मेरे पास अगर वेलोसिटी होती थी वी नॉट, आपने इसके दो कंपोनेंट किए थे, एक कंपोनेंट कहलाता था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक कंपोनेंट कहलाता था मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट। एक कंपोनेंट कहलाता था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जबकि एक कंपोनेंट कहला रहा था मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट। तो याद होगा बेटा, वर्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो आपका हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो एमसीक्यू नंबर 2 का जवाब क्या होना चाहिए आपके पास? एमसीक्यू नंबर 2 का अगर जवाब आप निकालोगे तो आप बोलेंगे सर मोशन ऐसी मोशन की वो आप बात कर रहे हैं जिसमें एक कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट हो, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक मूव हो यानी वर्टिकल, एक चेंज हो यानी वेरिएबल हो, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना, यानी एक वर्टिकल कंपोनेंट हो। तो इस तरह के मोशन को आप क्या बोलोगे, इस तरह के मोशन को आप बोल दोगे प्रोजेक्टाइल मोशन। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 3 में देखते हैं क्या बोला उसने। एमसीक्यू नंबर 3 देखिए। एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे कहा, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपकी बॉडी मूव करती है कैसे, अब वो आपको बता रहा है कि भाई क्या कांस्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट होता है, आप बोलेंगे सर नहीं, सेम का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? तो आप बोलेंगे सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट है, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वर्टिकल कांस्टेंट थोड़ी होता है, वर्टिकल तो चेंज होता है। तो ये एमसीक्यू नंबर 3 था। जबकि एमसीक्यू नंबर 4 भी 3 से रिलेट कर रहा है। एमसीक्यू नंबर 4 पढ़ो बेटा। एमसीक्यू नंबर 4 में क्या कह रहा है, ताकि मैं ये भी आपको सिखाऊं। एमसीक्यू नंबर 4 में आपसे कहा कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी डैश। आपसे एक्सेलरेशन की बात कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्योंकि सेम होती है, कांस्टेंट होती है, और कभी भी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो तो उसकी एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होती है। ये तो कॉमन सेंस की बात होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही यही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन आती है। अब वो आपसे बोल रहा है वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, इसका मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगी। उसने भी तो देखो यही कहा, उसने कहा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एक्सेलरेशन बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होती है, इसका मतलब उसकी जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगी।
अच्छा, आपने इस प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था बेटा, आपकी बॉडी जैसे जैसे हाइट पे जाती है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम होगी। बेटा हॉरिजॉन्टल तो सेम रहेगी, अगर हॉरिजॉन्टल यहाँ पे वी एच है तो टॉप पे भी वी एच होगी, टकराते वक्त भी क्या हो जाएगी वी एच। जबकि वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर जाते जाते कम होती है, और आपने ये बहुत अच्छी तरीके से डायग्राम समझी थी सर, टॉप पॉइंट पे जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। यानी टॉप पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी है, वो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये बातें आप छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप हो सकता है भूल गए हो, मैं आपको इसीलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हुए सारी बातें रिकॉल करा रहा हूँ और आपको एक एक बात बता रहा हूँ कि भाई ये होगा तो ये होगा, ये हुआ तो ये होगा। तो अब सारी बातों को आपको दोबारा से जहन में रखना है। यानी मैक्सिमम हाइट पे जो आपकी वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है। इसी तरह का एमसीक्यू नंबर 5 मुझे नजर आ रहा था, एमसीक्यू नंबर 5 पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एमसीक्यू नंबर 5 में आपसे कहा मैक्सिमम हाइट के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी की क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर अभी तो बताया, आपकी बॉल जब टॉप पे पहुंचती है तो टॉप पे पहुंच के उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिसको याद ना आए वो अपने नोट्स निकालो, चैप्टर नंबर 4 का पेज नंबर 1 निकाल के देखो, खुद ब खुद उस डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 नोट्स की डायग्राम में वाजे तौर पर लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 पढ़िए बेटा, एमसीक्यू नंबर 6 ने क्या कहा आपसे। एमसीक्यू नंबर 6 में आपसे कहा इन प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन विल बी डैश। एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी होगी, तो याद है आपकी जो वर्टिकल, देखो ये जो डायरेक्शन होती है ये होती है हॉरिजॉन्टल, और ये जो डायरेक्शन होती है ये होती है वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये होती है वर्टिकल डायरेक्शन। मुझे बताइए ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है, ग्रेविटी की डायरेक्शन, तो बोलेंगे सर ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड। तो ग्रेविटी किसके अपोजिट है, आप बोलेंगे सर ग्रेविटी है वर्टिकल कंपोनेंट के अपोजिट। अच्छा मुझे बताओ क्या ग्रेविटी की वैल्यू सेम रहती है या चेंज होती है, तो आप बोलेंगे सर ग्रेविटी की वैल्यू चेंज नहीं होती। पहले तो मुझे बताओ ग्रेविटी किस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। आप बोलेंगे सर ग्रेविटी है मेरे पास वर्टिकल में, क्या ग्रेविटी चेंज होती है या सेम रहती है, सर ग्रेविटी सेम रहती है। ग्रेविटी की वैल्यू पड़ी है ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी के बराबर होती है, और ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ग्रेविटी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, रिमेन्स द सेम। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद एमसीक्यू नंबर 7 देखिएगा। एमसीक्यू नंबर 7 भी 6 की तरह का बिल्कुल सेम सवाल है, जैसा 6 है वैसे ही एमसीक्यू नंबर 7 है। एमसीक्यू नंबर 7 देखिए, अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एन एयरप्लेन, इट्स एक्सेलरेशन इज डैश। आपका अगर कोई जहाज उड़ता हुआ जा रहा है, जहाज बनाते हैं पहले, अगर ये किसी बॉम्ब को ड्रॉप करेगा तो बॉम्ब आपका इस तरीके से गिरता है, मैं बताता हूँ आपको, ये अगर बॉम्ब है ये इस तरीके से गिरेगा। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन तो है, वो अलग बात है बेटा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। ये कहलाता है हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये है तो प्रोजेक्टाइल मोशन ये भी, लेकिन कहलाता ये है हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, आपका बॉम्ब अगर ड्रॉप होगा तो उसने एक्सेलरेशन की बात करी, तो अभी बताया भाई एक्सेलरेशन सिर्फ होती है वर्टिकल कंपोनेंट में, और जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के बराबर होती है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। तो वही एमसीक्यू है कि भाई एक्सेलरेशन ऊपर उसने बोला रिमेन्स द सेम, यहाँ आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन, यानी एयरप्लेन से अगर आप बॉम्ब को ड्रॉप करोगे तो उसकी एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर होगी, और ग्रेविटी के बराबर होने का मतलब उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद एमसीक्यू नंबर 8 पढ़िए। एमसीक्यू नंबर 8 में आपसे कहा द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डैश,
तो याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो आपके पास पैराबोलिक कहलाता है। यानी ये जो पाथ है प्रोजेक्टाइल के इस तरीके से बना हुआ होता है, इस तरह का पैराबोला होता है। ये शेप का नाम है। अब आपने शेप क्योंकि पढ़ी होंगी बहुत सारी, ये सर्कल कहलाता है, ये स्क्वायर कहलाता है। इस तरह की अगर शेप बनी हुई हो, ये शेप अगर बनी हुई हो, चाहे ऐसे बनी हुई हो, चाहे इस तरीके से बनी हुई हो, तो ये शेप पैराबोला कहलाता है। तो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, पाथ का मतलब होता है ये जो रास्ता कवर करके जा रहा है, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इस चीज को आप बेटा बोलते हो पैराबोलिक। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 8 के बाद एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 देखिए क्या कहा उसने। उसने कहा प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकंड, वी नॉट की बात कर रहा है। और आपसे कहा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बताओ। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आप लोगों ने हो सकता है पढ़ा हो, आर मैक्स का फॉर्मूला। बेटा आर मैक्स का फॉर्मूला होता है आर मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। वैल्यू रखते हैं, वी नॉट की जगह पे आ जाएगा 90, तो 90 का स्क्वायर करोगे, नीचे जी की जगह पे आ जाएगा 9.8। बेटा 90 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा 8100, नीचे आ जाएगा 9.8। कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड कीजिए, 8100 को 9.8 से डिवाइड कीजिए। अब जब इसको डिवाइड करा आपने तो आंसर आया मेरे पास 8100 डिवाइडेड बाई 9.8, 826.5 मीटर। यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये एमसीक्यू भी बड़ा आसान था। रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करा और आंसर आ गया। एमसीक्यू नंबर 10 पढ़िए। एमसीक्यू नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है आपसे। एमसीक्यू नंबर 10 में कहा इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 90 डिग्री। आपने एंगल को बढ़ा के 90 डिग्री कर दिया, यानी आपके पास बॉल थी, आपने इस बॉल को इस तरीके से ऊपर की तरफ फेंक दिया। इसी सूरत में एंगल 90 डिग्री होगा ना बेटा। ये एंगल, अब देखो एंगल आपका बन रहा होगा, ये आपकी अगर जमीन है, जमीन सही नहीं बन रही, दोबारा बनाते हैं। अगर इस बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो इस सूरत में आपका जो एंगल है वो एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। जब इस तरीके से आप बॉल को फेंकोगे तो आपकी बॉल सिर्फ ऊपर जाएगी और ऊपर जाके वहां से क्या आ जाएगी, वापसी आ जाएगी। क्या ये आगे की तरफ जाएगी, हॉरिजॉन्टली जाएगी? आप बोलेंगे सर हॉरिजॉन्टली जाएगी नहीं। और जब हॉरिजॉन्टल नहीं जाएगी तो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी आपकी बॉडी जो है सिर्फ वर्टिकली मूव करेगी। तो एमसीक्यू में अगर आपसे ये भी बोले ना कि आपने अगर एंगल को 90 डिग्री कर दिया तो बताइए कैसे मूव करेगी, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली? तो आप इसका जवाब देंगे सर हमारी जो बॉल है वो कैसे मूव करेगी, वर्टिकली मूव करेगी। यानी इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी ये आगे की तरफ बॉल आएगी नहीं। आप आपने बॉल एक खरीदी, बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर जाएगी और वापसी नीचे आ जाएगी, यानी आगे की तरफ नहीं जाएगी, तो उसकी हॉरिजॉन्टली रेंज जीरो हो जाएगी। तो ये एमसीक्यू का जवाब था। एमसीक्यू 10 के बाद एमसीक्यू नंबर 11 आपको नजर आ रहा होगा। 11 भी बड़ा आसान सा एमसीक्यू, आप तमाम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एमसीक्यू नंबर 11 में आपसे कहा फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज को आप लिखते हो आर मैक्स से, वो किस एंगल पे होती है? तो ये तो बड़े अफसोस की बात होगी अगर आप लोग को याद ना हो। मैक्सिमम रेंज बेटा हमेशा होती है किस एंगल पे, 45 डिग्री पे। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाया था। यानी मैक्सिमम रेंज जिस एंगल पे होती है वो एंगल कहलाता है मेरे पास कितना, 45 डिग्री। एमसीक्यू नंबर 11 के बाद एमसीक्यू नंबर 12 देखिए। 12 में आपसे क्या कह रहा है।
ओके, शायद आपको ये बात याद हो, मैंने आपको पढ़ाया, आप अगर अपनी बॉल को थ्रो कर रहे हो, किसी भी बॉल को, किसी भी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करने के दो एंगल होते हैं। एक एंगल आप कम वाला था जिसका नाम रखा था आपने थीटा, एक एंगल ज्यादा वाला था जिसका नाम रखा था आपने थीटा डैश। यानी कम वाले एंगल को मैं लिख देता हूँ थीटा से, और ज्यादा वाले एंगल को मैं लिख देता हूँ किससे, थीटा डैश से। तो शायद मेरी बात याद आ जाए, थीटा डैश का फॉर्मूला था थीटा डैश इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। न्यूमेरिकल करने में ये फॉर्मूला आप तमाम लोगों ने पढ़ा था। थीटा डैश का फॉर्मूला लिखा हुआ है थीटा डैश इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अब आप देखो एंगल की वैल्यू आपको कितना डिग्री नजर आ रही है, तो आप बोलेंगे सर मुझे डिग्री नजर आ रही है 15 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू मिल गई 15 डिग्री। दूसरा एंगल मांग रहा है, दूसरा एंगल मांग रहा है, मतलब क्या निकाल दो, थीटा डैश निकाल दो। तो देखिए 90 माइनस 15, 90 में से 15 को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना डिग्री, 75 डिग्री आंसर आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, 75 डिग्री। इसी तरह का एमसीक्यू 13 एमसीक्यू भी सेम सवाल है। यानी एक वैल्यू दे रहा है 35, दूसरी वैल्यू आपको निकाल के दिखानी है, तो कोशिश करो। आंसर देखो, आंसर क्या आएगा, फॉर्मूला अप्लाई करो, थीटा डैश इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो ये देखिए 90 माइनस थीटा की जगह पे आ जाएगा 35, 90 में से 35 को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 55 डिग्री। यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 13 के बाद पढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 14। एमसीक्यू नंबर 14 देखिए, एमसीक्यू नंबर 14 में आपसे कहा, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ सर्टेन वेलोसिटी, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी मिनिमम। अब आपको ये मैंने बातें पढ़ाई तो है, शायद याद हो, आपको इस तरीके से लिख पाया था, अगर एंगल कम होता है तो टाइम भी कम लगता है और हाइट भी कम लगती है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था अगर एंगल ज्यादा हो तो उसका टाइम भी ज्यादा होता है और उसकी हाइट भी क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी एंगल कम तो टाइम कम और हाइट कम, अगर एंगल ज्यादा तो टाइम ज्यादा और हाइट भी ज्यादा। अब उसने आपसे कहा कि मुझे मिनिमम टाइम चाहिए, टाइम चाहिए लेकिन टाइम की फरमाइश भी आपसे करी है मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम। अब उसने कहा ना देखो टाइम कम होगा कब होगा, इस वाले कॉलम को पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है, टाइम कम चाहिए, अगर एंगल कम तो टाइम कम। अब सबसे कम एंगल आपको कौन सा वाला नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर सबसे कम जो एंगल नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 30 डिग्री। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये एमसीक्यू भी आसान था, समझने वाले समझ भी गए होंगे बेटा। एमसीक्यू नंबर 14 के बाद कोशिश करते हैं 15 को पढ़ने की। 15 देखिएगा, एमसीक्यू नंबर 15 में आपसे कहा जा रहा है कि टू प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर थ्रोन अप विद द सेम स्पीड। यानी दो प्रोजेक्टाइल आपने लॉन्च किए, दोनों की स्पीड सेम है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। दो एंगल दे रहा है 60 डिग्री और 30 डिग्री। याद है अगर एक एंगल 30 डिग्री है, इसका दूसरा एंगल निकालने का तरीका क्या है, पहले तो ये हो गया 60 डिग्री। आप एक काम करोगे, इन दोनों एंगल्स को आपस में पहले चेक करोगे। भाई एक एंगल 30 दे रहा है, दूसरा एंगल 60 दे रहा है, आप एक काम करो दोनों एंगल्स की रेंज निकाल के चेक करो कि रेंज आ क्या रही है। फॉर्मूला है ना थीटा डैश इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। 90 में से अगर आप 30 को माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 60 आएगा। सर क्योंकि ये इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर रहा है, ये फॉर्मूला जो नजर आ रहा है ये इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर रहा है। आपने पढ़ा है ना दो एंगल पे रेंज सेम होती है, यही तो अभी मैं पढ़ा कर आया था एमसीक्यू नंबर 12 में। क्या पढ़ा था आपने कि एक एंगल थीटा है, एक एंगल थीटा डैश है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो रेंज सेम होगी, रेंज सेम होती है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सी पढ़ो, ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है द रेंज ऑफ ए एंड बी विल बी द सेम। यानी ए और बी दोनों की जो रेंज है वो रेंज क्या होगी, सेम होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी, एमसीक्यू नंबर 15 का। एमसीक्यू नंबर 15 के बाद आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 16 थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है और है भी मुश्किल, समझने की कोशिश कीजिएगा। एमसीक्यू पढ़िए फिर मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ जल्दी से।
एमसीक्यू नंबर 16 में आपसे कहा जा रहा है इफ अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट 45 डिग्री, आपने एक प्रोजेक्टाइल है उसको लॉन्च किया 45 डिग्री पे और इसकी वेलोसिटी बता रहा है 100 मीटर पर सेकेंड, इट हिट्स द टारगेट, इट विल हैव डबल द रेंज। इसकी रेंज अगर आप डबल कर दो, रेंज डबल करने का मतलब क्या है, अब रेंज डबल करने का मतलब बताऊं, पहले तो रेंज का फॉर्मूला लिखते हैं। रेंज का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज का फॉर्मूला। अब एक फॉर्मूला मैं बनाऊंगा R1 के लिए, एक फॉर्मूला बनाऊंगा R2 के लिए, इस तरीके से। ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा V01 और एक हो जाएगा R2 के लिए बनाते हैं फॉर्मूला। ये बात समझ में आती है, क्योंकि उसने दो दफा कर दिया ना कि भाई एक दफा इतनी रेंज थी, सेकंड लाइन में पढ़ो ना क्या लिखा हुआ है, विल बी हैव डबल द रेंज, यानी आपने रेंज को डबल कर दिया, यानी R1 इज इक्वल टू, आपने लिखा R1, एक दफा R1 लिखा, एक दफा R2 लिखा। अब बात को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बात थोड़ी सी मुश्किल है, पहले इसका फॉर्मूला बनाते हैं। आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे क्या होगा, ये देखो R1 डिवाइडेड बाय R2, दोनों के फॉर्मूले रखते हैं। R1 का फॉर्मूला, और ये हो जाएगा R2 का फॉर्मूला। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर दीजिए, साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कैंसिल हो गया, जी से ये जी कैंसिल हो गया, जो बच गया उसको बता दीजिए। ये बच गया मेरे पास R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर 1 अपॉन वी नॉट स्क्वायर 2, ये मेरे पास बच गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करना है, अभी तक आपको बात ही समझ में नहीं आ रही होगी, अभी तो सिर्फ मैंने फॉर्मूला बना के दिखाया है आपको कि R1 अपॉन R2 बराबर है वी नॉट स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर 2 के। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस बात को भी देख लेते हैं। उसने आपसे कहा कि भाई रेंज जो है डबल हो गई, डबल द रेंज, डबल रेंज का मतलब होता है कि R2 जो दूसरी रेंज है वो पहली वाली रेंज के डबल हो गई, यानी जहां पे R2 नजर आ रहा है ये R2, इस R2 की जगह पे आप क्या रख दोगे, इस R2 की जगह पे रख दोगे 2R1, क्योंकि आपने रेंज को डबल कर दिया। तो मैंने भी यही काम किया, R1 नीचे R2 की जगह पे आ गया 2R1। जबकि अब वेलोसिटी, एक वेलोसिटी हमें दे रहा था, इसका नाम रखा मैंने V01, और दूसरी वेलोसिटी हमसे मांग रहा था, इसका नाम रखा V02। तो ये हो गया V01 की जगह पे हो गया 100 का स्क्वायर, जबकि दूसरी वेलोसिटी चाहिए यानी V02 का स्क्वायर। अब यहाँ से फिजिक्स तो तकरीबन हो गई, फिजिक्स के बाद अब यहाँ से मैथ स्टार्ट करते हैं, मैथ स्टार्ट होगी, कैलकुलेशन करनी है और इसको सॉल्व करना है। पहले तो देखो ये R1 से R1 कैंसिल, अब लेफ्ट साइड पे जो बचेगा वो क्या है 1/2, जबकि 100 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा 10,000, और नीचे लिखा हुआ है V02 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा V02 स्क्वायर इज इक्वल टू 20,000। अब मुझे क्योंकि V0 चाहिए, V0 चाहिए, V0 का स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ वेलोसिटी चाहिए, और वेलोसिटी पे यहाँ ऊपर स्क्वायर नजर आ रहा है, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दूंगा। बेटा कैलकुलेटर की मदद से 20,000 का स्क्वायर रूट लीजिए कितना आ रहा है, कैलकुलेटर से V0 स्क्वायर, V0 20,000 का स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 141.4 मीटर पर सेकेंड, ये इसका करेक्ट जवाब होगा। तो मैंने एमसीक्यू का करेक्ट जवाब तो आपको निकालना सिखा दिया, हो सकता है ये एमसीक्यू आपको मुश्किल लग रहा हो। एमसीक्यू नंबर 16 थोड़ा सा टफ एमसीक्यू था, अगर समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को पीछे करके इस एमसीक्यू को दोबारा देख लीजिए और ये बात आपको फिर क्लियर हो जाएगी। एमसीक्यू नंबर 16 के बाद एमसीक्यू नंबर 17 देखिए, 17 में आपसे क्या कहा जा रहा है, 17 पढ़िए एमसीक्यू। उसने आपसे कहा द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब रेंज का फॉर्मूला आपको शायद याद हो, रेंज का फॉर्मूला होता है ये R इज इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज जो है वो वेलोसिटी से डायरेक्ट रिलेशन है,
अच्छा वेलोसिटी पे स्क्वायर रूट है या सिर्फ स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे सर वेलोसिटी पे स्क्वायर है, तो करेक्ट आंसर देखो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। खाली इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है, बल्कि वेलोसिटी पे कौन मौजूद है, वेलोसिटी पे स्क्वायर मौजूद है। आप और से देखो ना, वी नॉट पे क्या लगा हुआ है, वी नॉट पे स्क्वायर लगा हुआ है, यानी स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। तो ये एमसीक्यू भी आसान था, एमसीक्यू नंबर 17। 17 के बाद आपके सामने मौजूद है एमसीक्यू नंबर 18। हॉरिजॉन्टल रेंज और किस बात पे डिपेंड करता है, तो सेम ऊपर वाले सवाल की तरह ही है कि भाई रेंज वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। अगला मैं आपको पढ़ाऊं, आपकी जो रेंज है वो एंगल पे भी डिपेंड कर रही है। अच्छा साइन ऑफ एंगल है या साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल है, एक होता है साइन थीटा, एक होता है साइन टू थीटा। अब क्योंकि एंगल के साथ भी बेटा टू लगा हुआ है, और टू का मतलब होता है ट्वाइस, इसलिए जो करेक्ट जवाब आप लगाओगे ट्वाइस ऑफ एंगल। यानी आप अगर रेंज के फॉर्मूले में देखोगे ना, रेंज के फॉर्मूले में साइन थीटा नहीं लिखा हुआ, बल्कि लिखा हुआ है साइन टू थीटा। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन। और लास्ट लिखा हुआ है एमसीक्यू नंबर 19 इसी से रिलेटेड। भाई रेंज के फॉर्मूले में तीन चीजें आती हैं, रेंज के फॉर्मूले में तीन चीजें आ रही, एक है वेलोसिटी, ये रही वेलोसिटी की बात, एक है एंगल, ये रही एंगल की बात, एक है ग्रेविटी, ये रही ग्रेविटी की बात। तो तीनों चीजें क्योंकि मौजूद हैं, तो इसका मतलब करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दीज। क्योंकि तीनों चीजें आ गई ना, वेलोसिटी भी हो गई, एंगल भी हो गई और ग्रेविटी भी हो गई। तो इस वाले केस में जो करेक्ट आंसर मुझे नजर आ रहा है एमसीक्यू नंबर 19 का, वो है ऑप्शन नंबर डी। और एमसीक्यू नंबर 19 के बाद अगला एमसीक्यू नजर आ रहा होगा एमसीक्यू नंबर 20, मैक्सिमम हाइट। तो देखो हाइट के फॉर्मूले में भी दो चीजें, एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब देखो आपकी जो हाइट है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, आपकी जो हाइट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एंगल पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब करेक्ट जवाब होना चाहिए सी ऑप्शन, यानी बोथ एंगल और वेलोसिटी। क्योंकि ग्रेविटी की बात नहीं करी, अगर ग्रेविटी का ऑप्शन देते तो फिर ग्रेविटी वाला ऑप्शन भी हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि हाइट डिपेंड कर रही है वेलोसिटी और एंगल दोनों के ऊपर। एमसीक्यू नंबर 20 के बाद आगे बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 21। एमसीक्यू नंबर 21 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू देखते हैं जरा। उसमें कहा आपसे इन प्रोजेक्टाइल मोशन द स्मॉल एंगल ऑफ एलिवेशन प्रोड्यूसेस डैश। स्मॉल एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है कि आपने अगर एक बॉल को लॉन्च किया इस तरीके से, और एक बॉल को ऐसे लॉन्च किया, अब दोनों के अंदर जो फर्क होगा ना, वो दोनों के अंदर फर्क मैं अगर आपको बताऊं, तो आप बोलेंगे सर एक का एंगल हमें कम नजर आ रहा है जिसको आप बोलते हैं थीटा, एक का एंगल ज्यादा नजर आ रहा है जिसको आप बोलते हैं थीटा डैश। अब जिसमें जिसका एंगल कम होता है बेटा, जिसका एंगल कम है उसको आप बोलते हो फ्लैट ट्रेजेक्ट्री, इसको आप बोलते हो फ्लैट ट्रेजेक्ट्री। और जबकि जिसका एंगल ज्यादा होता है उसको बोलते हो हाई ट्रेजेक्ट्री। और ट्रेजेक्ट्री का मतलब आपको पहले ही मैं एमसीक्यूज में स्टार्टिंग एमसीक्यू में बता देता हूँ, बता चुका हूँ। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है ये जो पाथ कवर कर रहा होता है, जो रास्ता कवर कर रहा होता है, इसको आप ट्रेजेक्ट्री बोलते हो। तो एमसीक्यू नंबर 21 का जवाब क्या होना चाहिए आपकी नजर में, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द स्मॉल एंगल ऑफ एलिवेशन प्रोड्यूसेस फ्लैट ट्रेजेक्ट्री, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह का एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 22, जरा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द लार्ज एंगल ऑफ एलिवेशन प्रोड्यूसेस, अगर एंगल ज्यादा होगा तो उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, हाई ट्रेजेक्ट्री होगी। यानी अगर एंगल कम है तो लो ट्रेजेक्ट्री यानी फ्लैट ट्रेजेक्ट्री, और अगर एंगल ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, हाई ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा। ये बात क्लियर है अब आप लोग को। एमसीक्यू नंबर 23 पढ़ते हैं जरा। 23 में आपसे क्या कहा, फॉर प्रोजेक्टाइल्स विथ लो ट्रेजेक्ट्री देयर टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी डैश। एक लो ट्रेजेक्ट्री प्रोजेक्टाइल है, ये देखिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको। अब कॉमन सेंस की बात है ना, अगर ये लो ट्रेजेक्ट्री है तो इसकी इसका जो टाइम है, इसको टाइम ज्यादा लगेगा या टाइम कम लगेगा। ऊपर वाले एमसीक्यू से अगर आप कंपेयर करो, ये डायग्राम बनी हुई है ना, दो ट्रेजेक्ट्री बनी हुई है, एक बनी हुई है फ्लैट ट्रेजेक्ट्री, एक बनी हुई है हाई ट्रेजेक्ट्री। भाई फ्लैट ट्रेजेक्ट्री होगी तो उसको टाइम कम लगेगा, वो जल्दी पहुंच जाएगा। जबकि अगर हाई ट्रेजेक्ट्री होगी तो उसको टाइम कैसा लगेगा, तो आप बोलेंगे सर हाई ट्रेजेक्ट्री वाले को टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मतलब ये हुआ फ्लैट ट्रेजेक्ट्री वाले को टाइम कम लगेगा,
और हाई ट्रेजेक्ट्री वाले को टाइम कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो अब आप इसका जवाब लगा सकते हो बड़े आराम से कि सर लो ट्रेजेक्ट्री वाले का टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी शॉर्ट टाइम हो जाएगा, द टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी शॉर्ट। एमसीक्यू नंबर 24 पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 24 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू देखिए, सवाल में आपसे कह रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, अगर एयर रेजिस्टेंस मौजूद हो तो क्या फर्क पड़ेगा, ये आपसे बोलना चाह रहा है। अब एयर रेजिस्टेंस से क्या फर्क पड़ सकता है, इस बात को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। भाई अगर एयर मौजूद होगी तो आपके टाइम ऑफ फ्लाइट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये देखते हैं बात को। आपने एक बॉल को थ्रो किया, बॉल यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह तक चलेगी, लेकिन अगर यहाँ पे एयर चल रही हो, यहाँ पे एयर हो, एयर फ्लो हो रही हो, क्या ये एयर इस बॉल को इतनी स्पीड से जाने देगी या इसकी स्पीड को कम कर देगी। आप बोलेंगे सर अगर एयर चल रही होगी तो बॉल की स्पीड कम हो जाएगी और वो जल्दी गिर जाएगी, वो यहाँ जाने के बजाय वो जल्दी गिर जाएगी। अब देखो जब वो जल्दी गिर गई तो उसका टाइम बढ़ा या टाइम कम हुआ, तो आप बोलेंगे सर अगर एयर चल रही होगी तो उसका टाइम कम हो जाएगा। यानी अगर एयर मौजूद होगी तो जो टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी डिक्रीजेस। इसी के बाद अगला एमसीक्यू मौजूद है, एमसीक्यू नंबर 25, लास्ट एमसीक्यू प्रोजेक्टाइल मोशन का। एमसीक्यू में आपसे कह रहा है टू इम्प्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड अ लॉन्ग जंपर। भाई एक जंपर, एक शख्स है जिसको जंप करना है। लॉन्ग जंपर का मतलब होता है जो जितनी ज्यादा दूर जंप कर सके। तो अगर उसको दूर जंप करना है, बहुत दूर जाना है, यानी वो चाहेगा कि उसका जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो, यानी वो जंप करना चाह रहा था, आप चाहोगे कि उसका डिस्टेंस है यानी जो रेंज है वो रेंज कैसी हो, मैक्सिमम। मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होती है, सिखाया है ना आपको स्टार्टिंग के एमसीक्यूज में कि सर रेंज मैक्सिमम जो है वो किस डिग्री पे होती है, 45 डिग्री पे होती है। यानी आपका जो जंपर है, जो जंपिंग रिकॉर्ड करना चाह रहा है, जो जंपर है, ये जंपर जंप करेगा कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, यानी जंप एट एन एंगल ऑफ, यानी जंप करेगा एट एन एंगल ऑफ कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा इसका ऑप्शन नंबर बी। जो यहाँ पहुंच के आपके प्रोजेक्टाइल के एमसीक्यूज कंप्लीट हुए, उम्मीद करते हैं आपको ये एमसीक्यूज क्लियर होंगे।